हेलो बच्चों, आज हम जो बात कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 9 टाइप नंबर 2 के सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। मैंने कल आपको 7 क्वेश्चन दिए थे टाइप नंबर 2 के अंदर। टाइप नंबर 2 में बेटा मेरे क्वेश्चंस आते हैं 2 एंगल्स वाले क्वेश्चंस, ठीक है। टाइप नंबर 1 में मैंने सिंगल एंगल वाले क्वेश्चंस कराए थे। टाइप नंबर 2 में मैं 2 एंगल वाले क्वेश्चन कराऊंगा और टाइप नंबर 3 में मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले कराऊंगा, जिससे कि तीनों टाइप में पूरा चैप्टर नंबर 9 आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन मैंने दोबारा से नहीं लिखे हैं इसमें, ठीक है। मैंने कल जो टाइप नंबर 2 की मेरी वीडियो थी उसमें मैंने बता दिया था कि कौन कौन से क्वेश्चन करने। आपको यदि क्वेश्चन की जरूरत है तो आप उससे देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, और अगर एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी में प्रॉब्लम क्या है कि कुछ एनसीईआरटी तो स्टैंडर्ड एनसीईआरटी है जो एनसीईआरटी की मेन एनसीईआरटी है, और कुछ बुक्स जो हैं हमारी बहुत सारे पब्लिशर ने बना रखी हैं एनसीईआरटी, तो उनमें एग्जाम्पल्स नंबर क्वेश्चन नंबर में डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। इसीलिए मेरा टाइप नंबर 2 देखिए जाके लास्ट में, वहां पर मैंने बता रखा है कौन कौन से क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद सबसे पहले इस एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दे रखा है, सी डी जो है, देखो सी कहाँ है हमारा, ये सी डी हमारी एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट जो है हमें 10 मीटर दे रखी है। मैंने बना दिया डायग्राम में। उस सीडी के ऊपर एक फ्लैग लग रहा है। आप देखो, किसी बिल्डिंग के ऊपर यदि हम झंडा लगा देंगे तो वो झंडा बिल्डिंग के ऊपर ऐसे ही लगेगा, वो फ्लैग लगा दिया। अब हमें इस क्वेश्चन में एक तो उसने कहा है कि फ्लैग की लंबाई निकालनी है। फ्लैग की लंबाई का मतलब क्या हो गया, एसी निकालना है, जिस डंडे पे वो लगा होगा झंडा उस डंडे की लंबाई निकालनी है। और एक निकालना है जिस बिंदु से कोई व्यक्ति उस फ्लैग को देख रहा है या उस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, वो व्यक्ति इसके फुट से कितनी दूरी पे खड़ा है, तो मतलब पीडी निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ोगे तुरंत समझ में आ जाएगा डायग्राम कैसे बनना है। इनमें बेटे चैप्टर नंबर 9 में मैक्सिमम जो कठिन काम है वो है डायग्राम बनाना। यदि एक बार क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाना आ गया आपको तो चैप्टर नंबर 9 तो आपको कठिन लगेगा ही नहीं, केवल आपको चैप्टर नंबर 8 के कुछ फॉर्मूले याद हो। चलिए देख लीजिए। हाइट ऑफ फ्लैग मैंने मान लिया h मीटर, तो हाइट ऑफ फ्लैग क्या था मेरा, AC, तो AC को मैंने क्या मान लिया, h मीटर, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। मैंने कहा था जब भी मैं चैप्टर नंबर 9 करूंगा, जितने राइट ट्रायंगल बन रहे हैं उन सबको एक एक करके मैं ले लेता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे राइट ट्रायंगल दिखा PDC। PDC हो सकता है आपको सबसे पहले PDA दिख जाए, कोई बात नहीं, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन सा लिया। सिंप्लीफाई करोगे तो उसके बाद आंसर आपका हमेशा मिलेगा। तो सबसे पहले हमने देखा, अगर मैंने इसमें देखा ये 10 मुझे दे रखा है, ठीक है। कल एक बच्चे का कमेंट आया, सर हम तो पता ही नहीं कर पाते कि कब हमें 10 लगाना है, कब साइन लगाना है, कब क्या लगाना है। तो बेटा मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है। चैप्टर नंबर 8 जब मैंने कराया था तो 8 में मैंने फॉर्मूले कराए थे सारे सबसे पहले, फिर उसके बाद टाइप नंबर 1 कराया था। उसमें मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बता रखा है आपको कि कब परपेंडिकुलर लेना है, कब एंगल, अगर मान लीजिए हमारा मेन एंगल ये है तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है तो ये परपेंडिकुलर होगा। अगर मान लीजिए मेन एंगल हमारा ये है तो परपेंडिकुलर ये वाला हो गया। वो बच्चा कह रहा है कि सर बेस में भी परपेंडिकुलर ले लेते हो आप। बेटा उसमें वीडियो को दोबारा से देखो ध्यान से, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद आपको ये कंफ्यूजन हो। एक तो फॉर्मूले वाली वीडियो जो मैंने सबसे पहले बनाई है चैप्टर नंबर 8 की, जिसमें मैंने सारे फॉर्मूले जो भी चैप्टर नंबर 8 में हैं वो सारे कराए हैं। और दूसरी टाइप नंबर 1 में फिर मैंने इनको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो देख लीजिए दोबारा से, 100% समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में मैंने 10 ही क्यों लिया, उस बच्चे की कमेंट सुनो। वो बच्चा कह रहा है कि 10 ही क्यों लिया, साइन क्यों नहीं लिया, कॉस क्यों नहीं लिया। बेटा मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री में 6 आइडेंटिटीज होती हैं और किसी को भी हम किसी के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपने टाइम को बचाने के लिए जब मेरे पास परपेंडिकुलर है, मुझे बेस उसने पूछा है, पीडी को पूछा है कि नहीं पूछा, तो अब मुझे एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें परपेंडिकुलर आए बेस आए।
अब ये भी हो सकता है बच्चा कहे सर मैं तो ये वाला लगाऊंगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर वाला। भाई दोनों में से कोई सा भी लगा दे, दोनों से आंसर तेरा सेम आएगा। ठीक है, क्यों 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 आंसर सेम आएगा? भाई टेन जो होता है हमारा पंडित, टेन जो होता था वो होता था थर्ड वाला पी अपॉन पी। अब पी अपॉन पी कौन सा होता था? कॉट। तो अगर उसका रेसिप्रोकल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आएगा, कभी भी चेंज नहीं आएगा। अगर कॉट लगा दे कोई बच्चा इसमें तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, हाँ अगर साइन लगा देगा तो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज निकल जाएगी उसकी, फिर उसे पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, फिर ये निकलेगा। तो दो काम क्यों किए जाए भाई? किसी भी, अगर कोई बच्चा मेरे से ये कहता है कि इस क्वेश्चन को साइन से कर दीजिए, मैं कर दूंगा। कोई बच्चा कहेगा कॉस से कर दीजिए, कर दूंगा। टेन से तो मैं कर ही रहा हूं, कुसेक सेक कॉट, मतलब छह की छह से कर सकता हूं। लेकिन ये हो सकता है कि अगर मैंने वो वाला फंक्शन लगा दिया तो मुझे हो सकता है पाइथागोरस थ्योरम और लगानी पड़े। पाइथागोरस थ्योरम न लगानी पड़े क्वेश्चनों में, इसीलिए मैं जो है ये डायरेक्ट देखता हूं कि क्या दे रखा है और क्या निकालना है। अब मैं इस वाले फॉर्मूले से देख लेता हूं ऐसा कौन सा फॉर्मूला था जिनमें ये दो चीजें आती थी, वही लगा देता हूं। ठीक है, चलिए अब 1030 देखा हमने, ये हो गया हमारा डीसी और ये हो गया पीडी। तो ये बात किस किस की हो रही है? परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है। परपेंडिकुलर 10 दे रखा है, बेस हमारा पीडी दे रखा है। 1030 की वैल्यू मुझे याद है चैप्टर नंबर 8 से, 1/√3 इक्वल टू 10 अपॉन पीडी। अगर ये वैल्यू याद नहीं हुई है तो टाइप नंबर 2 देखिए चैप्टर नंबर 8 का, बहुत अच्छी तरह बता रखा है मैंने कि कैसे वैल्यू याद करनी है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पीडी की वैल्यू आ गई, तो एक टारगेट पूरा हमारा पीडी निकल गया। अब मैं आया एपीडी, एपीडी बड़ा वाला, इसमें एंगल बन रहा है 45। देखो बेटा ये ध्यान रखना, ये यहां से यहां तक है तो ये 45 और ये 30। तो आप वैसे भी देख लो नॉर्मली कि जैसे मान लो यहां से यहां तक कोई एंगल बना तो ये एंगल छोटा होगा और ये और ज्यादा चौड़ गया तो ये ज्यादा बड़ा एंगल होगा। तो इसलिए ये 30 डिग्री और ये वाला 45 डिग्री। अब हम बड़े वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो बड़ा वाला एंगल ले लेंगे। तो इसमें 45 डिग्री का एंगल बन रहा है और इसमें बात हमें करनी है इस परपेंडिकुलर की और बेस की, क्योंकि बेस हमें पता पड़ गया तो बात हमें परपेंडिकुलर और बेस की करनी है। इसलिए फिर से 10 लगा दिया मैंने परपेंडिकुलर बेस में। अगर कॉट लगा देते, क्योंकि कॉट में भी परपेंडिकुलर बेस आता है, बस केवल ऊपर नीचे का अंतर रहता है, लेकिन दोनों से आंसर सेम आएगा। तो अब ये हो गया हमारा ए डी पूरा और पीडी। पीडी मुझे अब मिल गई है, रख दी मैंने पीडी की वैल्यू 10√3। देखो इधर पीडी की वैल्यू आ रही है हमारी 10√3, यहां पर रख दी। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, ये प्लस में 10 आ रहा था इसको इधर भेज दिया, इन दोनों में 10 कॉमन आ रहा है। ये अगर इसी फॉर्म में छोड़ना चाहो तो इसी फॉर्म में छोड़ सकते हो, क्योंकि मैंने कहा था डिनोमिनेटर में नीचे नीचे हमें रूट वाला नंबर नहीं छोड़ना, ये तो ऊपर आ रहा है इसलिए छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आपको आंसर मैच करना है तो √3 की वैल्यू लगा सकते हो। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5 से। ये क्या कह रहा था बेटा क्वेश्चन? ये कह रहा था सूर्य का जो एंगल है किसी बिल्डिंग से 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया। पहले 60 डिग्री पे था सूरज, यहां पे था, ठीक है, इस जगह पे था सूरज। अब वो सूरज थोड़ा सा नीचे आया, नीचे जैसे शाम के टाइम नीचे आता है ना सूरज, तो नीचे आया तो अब इस बिल्डिंग की जो परछाई है वो थोड़ी लंबी हो गई। आपको पता है जब 12 बजे होते हैं दोपहर के तो सूर्य हमारे सर के ऊपर होता है। जब सूर्य हमारे सर के ऊपर होगा तो हमारी परछाई जीरो, जैसे ही सूर्य मतलब डूबने की तरफ जाएगा, वेस्ट में जाएगा, तो वो धीरे धीरे परछाई बढ़ती जाएगी। इधर ईस्ट में से जब निकलता है तब हमारी परछाई जो है सबसे बड़ी होती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऊपर आता जाएगा, परछाई छोटी हो जाती है। अब इस केस में उसने एंगल जो है 60 डिग्री से 30 डिग्री किया है। इसका मतलब यह है सूर्य जो है ऊपर, पहले ऊपर था फिर वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो जब एंगल उसका 60 डिग्री से हमारा 30 डिग्री हो रहा है, इस बिल्डिंग जिस समय ये बिल्डिंग इतनी थी 60 डिग्री पे कुछ भी इसकी परछाई बन रही होगी, ये मान लीजिए ये बन रही है। अब जब वो 30 डिग्री हो गया तो अब ये बढ़ गई,
और ये बढ़कर कितनी बता रहा है कि पहले से 40 बढ़ गई। उसने ये नहीं कहा 40 हो गई, पहले से 40 बढ़ गई। तो 40 बढ़ गई तो ये 40 हम पूरा नहीं लेंगे, 40 केवल ये जो डॉटेड लाइन बनाई है मैंने वो लेंगे 40। मतलब जिस समय 60 डिग्री पर उसकी जो भी हमारी एक शैडो बन रही थी, अब वो जो है जब वो 30 डिग्री पे पहुंच गया तो उसकी शैडो जो बन रही है उन दोनों का जो अंतर है वो 40 दे रखा है। इस क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है, एक तो पूछा है उसने पूरी की पूरी बीडी शैडो कितनी बड़ी बन रही है उसकी। अब 30 डिग्री का जब एंगल बन रहा है उस समय उसकी शैडो कितनी बन रही है। इसके बाद उसने एक पूछा है हमसे हाइट, हाइट कितनी है हमारी बिल्डिंग की। दोनों चीज निकाल सकते हैं बड़े प्यार से। तो देखिए कितने राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक राइट ट्रायंगल तो आपको एसीडी दिख रहा है, एक राइट ट्रायंगल एबीडी दिख रहा है। दो राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं, दोनों को एक एक करके ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया एसीडी। एसीडी एसीडी के अंदर एंगल कितना बनना है 60। बात हो रही है परपेंडिकुलर की और बेस की, हाइपोटेन्यूज की तो कोई बात हुई नहीं। तो परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है। अब देखो जरा इसमें परपेंडिकुलर और बेस कौन सा है भाई, इसमें तो परपेंडिकुलर बेस नहीं आ रहा, इसमें तो परपेंडिकुलर बेस नहीं आ रहा, इसमें परपेंडिकुलर बेस आ रहा है। तो कौन से नंबर पे है परपेंडिकुलर बेस, थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे कौन होता था 10, तो इसलिए मैंने 10 ले लिया। एंगल 60 दे रखा था 60 ले। परपेंडिकुलर दिखा मेरे को एडी और बेस दिखा मेरा सीडी। ये एच दे रखा था, लेट मान लिया था मैंने, और ये सीडी लिख दिया। tan 60 की वैल्यू मुझे पता है √3 होती है h अपॉन सीडी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, h की वैल्यू निकल गई। मतलब h की जो वैल्यू है इन द टर्म ऑफ सीडी है, कोई बात नहीं। इक्वेशन 1 बना दी हमने। अब आ गए हम दूसरे ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल एबीडी। एबीडी के अंदर एंगल बन रहा है 30 डिग्री। बात परपेंडिकुलर की होनी है, बेस की होनी है। सेम बात, परपेंडिकुलर बेस की बात का मतलब कौन सा लेना पड़ेगा 10। कॉट ले लोगे तब भी चल जाएगा। परपेंडिकुलर एडी, बेस बीडी पूरा। अब देखो बीडी को मैं लिख सकता हूं 40 प्लस सीडी, क्योंकि सीडी की वैल्यू ऊपर सीडी में एक रिलेशन मिल गया था हमें, इसलिए सीडी में चेंज कर दिया इसको। अब दो टर्म आ रहे हैं तो ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है, नेसेसरी है, लगाते हैं। अब मैंने 10 30 की वैल्यू लिख दी 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहां पे h की वैल्यू मेरी आ चुकी थी CD इंटू √3, तो h की जगह मैंने CD इंटू √3 लिख दिया। अब √3 का √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। अब देखो ये भी CD आ रहा है, ये भी CD आ रहा है, तो ये तो 3 CD है और ये एक सिंगल CD है प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस का CD हो जाएगा। 3 CD में से 2 CD हो गया, 1 CD माइनस कर दिया तो, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो CD की वैल्यू क्या आ गई 20। देखो बेटा मेरी CD की वैल्यू आ गई 20। अब देखो जरा, क्या BD नहीं निकाल सकता मैं? जब CD की वैल्यू 20 आई है तो 40 ये वाला और 20 ये वाला, तो हर बच्चा बता सकता है सर 60 मीटर। खत्म, एक काम था। दूसरा H भी निकालना है। H की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो बेटा CD की वैल्यू अगर यहां रख दो इस वाली इक्वेशन में तो तुम्हारी H की वैल्यू नहीं आ जाएगी। मैंने यहां पर रख दी, ये वाली इक्वेशन यहां पर उतार ली। CD की मेरी वैल्यू 20 आई है, 20 रख दी, 20 √3 वैल्यू हो गई। अगर क्वेश्चन के अंदर √3 की वैल्यू दी होती तो मैं √3 की वैल्यू रख देता। क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखी है और ये मेरे डिनोमिनेटर में भी नहीं आ रही। डिनोमिनेटर भूल मत जाना, डिनोमिनेटर कौन सा होता था मेरा, नीचे वाला। नीचे अगर आ रही होती √3 की वैल्यू तो रेशनलाइज कर देता, जब नीचे आई नहीं रही तो मैं ऐसे ही छोड़ देता। आइए क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। एक CD जो है हमने एक बिल्डिंग मान ली है जो कि 20 मीटर की गिवन है। सॉरी एक मिनट CD नहीं, टावर बॉटम मेक्स 45 डिग्री। ये एक मिनट, इसमें कुछ ये CB होगा बेटा, ठीक है। बिल्डिंग जो है 20 मीटर की है, ये हमने मानी है 20, ठीक है। क्वेश्चन देख लेना एक बार। इसके बाद देखिए उस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा दिया। आपने देखा होगा आजकल मेट्रो सिटीज में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर एक टावर लगा देते हैं जो ये हमारा मोबाइल वगैरह जिससे चलता है।
तो उस तरह से हमने एक बड़ी बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा। अब टावर की भी कुछ ना कुछ हाइट होगी, तो हमने टावर की हाइट बना दी। तो ये बी डी मेरा टावर है। ये अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो इस टावर के बॉटम से तो एंगल बन रहा है 45 डिग्री, ये वाला, और इस टावर के टॉप पर जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री, ये बड़ा बड़ा। अब देखिए, सबसे पहले हाइट ऑफ टावर को बी डी को मैंने एच मान लिया। हाइट ऑफ टावर ही निकालना था इस क्वेश्चन में, तो उसको मैंने क्या मान लिया, एच। अब देखिए कितने राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं, दो। कौन कौन से दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है आपको ए बी सी, और एक दिख रहा है आपको ए सी डी। तो सबसे पहले मैंने ए सी बी ले लिया। ए सी बी में 45। देखो सबसे पहले परपेंडिकुलर की बात हो रही है, बेस की बात होगी, हाइपोटेन्यूज की कोई बात नहीं है, इसलिए मैंने क्या ले लिया, 10। देखो याद है आपको, परपेंडिकुलर और बेस की बात जो होती थी हमारी किसमें होती थी, थर्ड वाले में। तो थर्ड में क्या नंबर आता था हमारा, 10। कॉट लेना चाहे कोई बच्चा ले सकता है। परपेंडिकुलर बीसी और बीसी, परपेंडिकुलर दे रखा है हमारा बीसी और बेस दे रखा है मेरा एसी। ये मेरा 20 दे रखा है अपॉन एसी, कोई बात ही नहीं। अब देखिए 10 45 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, 20 अपॉन एसी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तुरंत एसी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए अब की बार हमने लिया ए सी डी। ए सी डी बड़ा वाला एंगल बन रहा है 60 डिग्री। बात परपेंडिकुलर और बेस की हो रही है, इसलिए मैंने क्या लिया, 10। पी अपॉन बी, सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब देखो ये 20 और एच यदि जोड़ दिया जाए तो ये पूरा का पूरा हमारा सी डी हो जाएगा कि नहीं, 20 प्लस एच। दो टर्म है, ब्रैकेट लगाना अनिवार्य नेसेसरी है। तो यहां से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरा 20 प्लस का आ रहा है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया। ये माइनस का 20 हो गया, 20 कॉमन ले लिया। अगर वैल्यू दे रखी होती √3 की तो हम रख देते, नहीं दे रखी छोड़ देंगे, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा बच्चों को बहुत कठिन लगता है भाई, इसलिए स्टार लगा लो इस पे 5। पता नहीं क्यों कठिन लगता है, डायग्राम नहीं बना पाते बेटा क्वेश्चन का। अब आप डायग्राम बनाना सीखो इसका। सबसे पहले एक पेडिशियल दे रखा है। पेडिशियल क्या होता है, जैसे सीढ़ियां बनी रहती है ना, जैसे कहीं स्टैचू देखा होगा आपने, स्टैचू लगा रहता है, मूर्ति लगी रहती है किसी की भी, जैसे महात्मा गांधी की मूर्ति लगी हुई है, उससे पहले कुछ सीढ़ियां टाइप की होती हैं चढ़ने के लिए, तो वो पेडिशियल्स होती है हमारी। तो पेडिशियल्स हैं हमारी ए से बी तक, ये सीढ़ी टाइप की बना दी है मैंने। उसके ऊपर हमने एक मूर्ति लगा दी पेडिशियल्स के ऊपर। पेडिशियल के ऊपर हमने एक स्टैचू लगा दिया, स्टैचू हमारा है ए डी। ए डी हमारा मूर्ति है, स्टैचू। ठीक है, अब देखो जो टॉप है उसका मूर्ति का, वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, टॉप से 60 एंगल बना दिया, जबकि उसका जो पेडिशियल का टॉप है, अब देखो इस बात को वो ये भी कह सकता था, जो हमारी मूर्ति है उसका बॉटम 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, पेडिशियल का टॉप और हमारी स्टैचू का बॉटम दोनों सेम एंगल बना रहे हैं, सेम जगह पे, तो एंगल भी सेम बना रहे होंगे। तो अगर उसने इस तरह का है तब भी मान लेंगे, और अगर वो ये कह देता कि हमारी पेडिशियल का टॉप जो है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तब भी डायग्राम यही होगा। कहने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उसके, हमें तो अपने काम से मतलब है कि हम अपनी मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे बनाएं। चलिए सबसे पहले मैंने, क्योंकि हाइट ऑफ पेडिशियल निकालनी है, इसलिए मैंने हाइट ऑफ पेडिशियल जो कि ए बी है क्या मान लिया मैंने, एच। स्टैचू की लंबाई आपको 1.6 मीटर दी गई। ठीक है, अब देखिए कितने राइट ट्रायंगल आ रहे हैं, एक तो ए बी ई दिख रहा होगा आपको, एक दिख रहा होगा डी बी ई, दोनों के दोनों को ले लिया एक एक करके। सबसे पहले मैंने ए बी ई ले लिया, ए बी ई, ये वाला छोटा वाला एंगल कितना बनना है, छोटे वाले में 45 बना दिया।
अब बात परपेंडिकुलर और बेस की हो रही है, हाइपोटेन्यूज की बात ही नहीं हो रही, तो क्यों ले बेकार में हम साइन थीटा कॉस थीटा, जब उसमें हाइपोटेन्यूज की बात ही नहीं हो रही। बेकार में हमने अगर ले लिया तब भी हो जाएगा, लेकिन पाइथागोरस लगानी पड़ेगी फ्री में। काम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? ट्रिग्नोमेट्री करने के बाद भी अगर हमें एक साइड दी हुई है, एक एंगल दिया हुआ है, और फिर उसके बाद भी पाइथागोरस लगानी पड़े, मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए, तो हमने tan 45 लिया, tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, ये h दे रखा है, ये बीई ही रहने दिया, मैंने इसका नाम नहीं रखा, नहीं तो इसको x भी मान सकता था। ठीक है, कोई बात नहीं। tan 45 की वैल्यू आपको पता है, इससे हमारे ये निकल गया एक रिलेशन कि बीई जो है h के बराबर। चलिए, दूसरा अभी तो ट्रायंगल बाकी है हमारा, अभी आंसर नहीं आया हमारा। चलिए, ईबीडी ले लिया हमने, ईबीडी में एंगल बन रहा है 60 डिग्री, बात हो रही है परपेंडिकुलर और बेस की, परपेंडिकुलर बीडी और बेस है हमारा बीई। अब देखो बीडी को मैं इस पूरी बीडी को, ये एच है, ये 1.6 है, तो बीडी की जगह मैं लिख सकता हूं एच प्लस 1.6 मीटर। ठीक है, तो अब मैंने ये लिख दिया। अब बीई अभी पता ही नहीं है क्योंकि ऊपर के फॉर्म में आ रखी है, बाद में रख देंगे वैल्यू। इस जगह मैंने बीई की वैल्यू एच रख दी, ये जो ऊपर आ गई थी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अपना। पिछले क्वेश्चनों में नंबर में √3 आया था और नंबर सेम आया था, जैसे 20 यहां पे आया था 20√3 और 20 पिछले क्वेश्चन में, उससे पहले वाले में 10 आया था, कोई बात नहीं। अब ये एच के साथ आ जाए कोई बात नहीं। अब भाई हमारा क्या है कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साइड में करेंगे, तो ये प्लस का एच है, इसको इधर भेज दिया, इन दोनों में एच कॉमन आ गया। अब की बार क्या हुआ, ये नीचे आ रहा है इरेशनल नंबर, डिनोमिनेटर में आ रहा है। इस फॉर्म में यदि मैंने क्वेश्चन को छोड़ दिया तो एग्जामिनर मिनिमम हाफ मार्क्स और मैक्सिमम 1 मार्क्स काट देगा मेरे, अगर मैंने यहीं पे छोड़ दिया, क्योंकि वो कहेगा कि मुझे ये भी नहीं पता कि इरेशनल नंबर को ऐसे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं छोड़ते, तो इसलिए मैंने क्या किया, रेशनलाइज कर दिया। इसके कंजुगेट से ये √3 - 1, तो कंजुगेट क्या हो जाएगा इसका, √3 + 1। कंजुगेट के लिए अगर नहीं पता तो एक मैंने वीडियो बना रखी है रेशनलाइजेशन की, लास्ट में इसके लगा दूंगा मैं, अगर देखना हो तो देख सकते हो। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया, ये 2 हो गया, 2 से इसको काट दिया 0.8। अब √3 की वैल्यू मन करे तो रख देना, एक दो चेहरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या है, एक सीडी जो है हमारी टावर है, और जबकि ए बी हमारी एक बिल्डिंग है। ए बी क्या है, बिल्डिंग। ये बिल्डिंग की हाइट निकलवा रहा है, तो इसको मैंने क्या मान लिया, एच। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है टावर के टॉप से बिल्डिंग का बॉटम 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से टावर का जो बॉटम है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। एकदम डायग्राम अलग हो गया। इस क्वेश्चन को और बढ़िया बना सकता था वो कह सकता था टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप पर एंगल बन रहा है इतने डिग्री का, तो ये डायग्राम ऐसे करके बन जाता। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि वो कहां से ले जा रहा है, कहां पर जा रहा है। जब भी नीचे से ऊपर जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे आएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये फालतू की बातें याद रखनी है, जब तक ये बातें याद नहीं होंगी हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, डायग्राम नहीं बना सकते। डायग्राम नहीं बनेगा तो फिर इस चैप्टर में कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, हाइट ऑफ बिल्डिंग एच मान लिया। अब दो राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं मुझे, एक तो दिख रहा है बीडीसी, बीडीसी, ठीक है, जिसमें एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। बात इसकी हाइट की होनी है, बेस की बात होनी है, इसलिए मैंने लगा दिया 10। ये 50 दे रखा है मेरा, जो टावर की हाइट है वो 50 दे रखी है मुझे, और
BD मुझे पता नहीं है, निकाल देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इसमें क्या हुआ, नीचे इरेशनल नंबर आ गया डिनोमिनेटर में, तो रेशलाइज करना पड़ेगा कंजुगेट से, रेशलाइज किया। बहुत सारे बच्चे जब भी केवल √3 आ जाए तो केवल √3 से भी कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है। मैं नहीं करके दिखाता कि फिर बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए अब ABD को दिया, एंगल बन रहा है 30 डिग्री, बात परपेंडिकुलर और बेस की हो रही है, तो इसलिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, 10 ले लिया मैंने। H/BD हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहां से BD की वैल्यू √3H आ गई, जबकि ऊपर मेरी BD की वैल्यू आ चुकी है। जो BD की वैल्यू आई है वो मैंने यहां रख दी, सिंप्लीफाई किया, ये मल्टीप्लाई में था, नीचे भेज दिया, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 50/√3 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने करा दिया था उसी में जब मैंने टाइप नंबर 2 कराया, ठीक है, ऐसा नहीं है कोई भी क्वेश्चन छोड़ पाओ। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, एक मिनट, ये क्या कह रहा है, AB एक टीवी टावर है, ये जो कैनाल है, नहर दे रखी है या नदी हो सकती है, कुछ भी हो, हमें क्या करना, एक साइड में तो एक टीवी टावर लग रही है, एक दूसरी साइड में हमारे पास एक बिंदु है C, और उससे 20 मीटर दूर एक बिंदु है हमारे पास D, बिंदु का मतलब पॉइंट, ठीक है। तो अब हमें इस कैनाल की चौड़ाई निकालनी है कि कैनाल कितनी चौड़ी है, और साथ में हमें इस टीवी टावर की हाइट भी निकालनी है। तो कैनाल की चौड़ाई को तो मैंने मान लिया, या नदी की चौड़ाई अगर वो नदी में होती है तो उसकी चौड़ाई को x मान लिया, और टावर की हाइट को मैंने h लेट मान लिया। अब देखिए इसमें दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे आपको, राइट ट्रायंगल, लग जाओ, एक ACB दिख रहा है, एक ADB दिख रहा है। हर क्वेश्चन में एक ही तरीका कर रहा हूं मैं, देख लीजिए, एक तरीके से सारे क्वेश्चन कर रहा हूं, ये दो एंगल वाले, ठीक है। तो इसलिए केवल बस आप डायग्राम पर ज्यादा ध्यान दें, अपना काम हो जाएगा बहुत आराम से। ACD देखा, ACD के अंदर ACD, एक मिनट, ACB है बेटा, ये C नहीं है, B है, ACB में एंगल बनना है 60, बात परपेंडिकुलर और बेस की हो रही है, इसलिए 10 लगा दिया। H/BC ये लिखा हुआ है, tan 60 की वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हमारा एक रिलेशन आ गया BC, क्योंकि BC को मैंने x माना था ना, तो यहाँ पे x रख दिया। चलिए अब आया ADB की बात, ABD की बात, ABD बड़े वाले की एंगल बन रहा है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर बेस केवल इसी की बात हो रही है, हाइपोटेनस की कोई बात ही नहीं है, तो इसलिए हमें बाकी का कोई लगाने की जरूरत नहीं है, या तो 10 लगा दो या दोनों से आंसर सेम आएगा। अब देखिए PB/BD, ये हमने देखा, अगर इस DB को देखें तो ये DC प्लस BC हो जाएगी कि नहीं, ये 20 दे रखा है, ये x दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3 से √3 कर दिया तो 3 हो गया, ये इधर आ जाएगा तो 2x हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी 10। अगर इस x की वैल्यू 10 को इस इक्वेशन में रख दो तो h आ जाएगा, क्या परेशानी है, x की जो 10 वैल्यू आई है वो इस इक्वेशन में मैंने रख दी, देख लो ध्यान से, तो x की जगह 10 रखूंगा तो मेरी h आ गई, क्योंकि ये नीचे तो आ नहीं रहा इरेशनल नंबर, छोड़ो खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा उसका है, मुझे लग रहा है एक मिनट चेक करना पड़ेगा, 12 और 13 में से एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है आपको, ठीक है, और एक क्वेश्चन एंगल ऑफ डिप्रेशन का है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन टाइप नंबर 3 में आता है, तब उसमें कराएंगे, ठीक है। अब एकदम एक्यूरेट याद नहीं है, इस समय मेरे पास बुक नहीं है, ठीक है, तो कोई नहीं, आप ये देख लेना 12 और 13 में से एक क्वेश्चन मैंने टाइप नंबर 2 में करा दिया है, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला क्वेश्चन है उसे मैं टाइप नंबर 3 में कराऊंगा, क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एक
बैलून है वो एक समय एक 1.5 टू 1.2 मीटर ऊंची एक लड़की है। अब जब एंगल बनेगा और जब हाइट दी होती है, देखो बेटा कुछ क्वेश्चनों में क्या करते हैं वो लोग, पर्सन की हाइट दे देते हैं। अब जिन क्वेश्चनों में पर्सन की हाइट दी है तो उनको पर्सन की हाइट लिखनी पड़ेगी। अगर किसी क्वेश्चन में पर्सन की हाइट नहीं दे रखी है तो फिर हम उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं, ठीक है। फिर हम अपनी तरफ से ये नहीं कि बड़ा होगा तो उसकी आंख से एंगल बन रहा होगा। तो जब इसका मतलब क्या होता है, जब उसने हाइट नहीं दी है तो हमें उस हाइट को क्या करना है, नेग्लेक्ट कर देना है, हमें उस हाइट को कंसीडर नहीं करना। और अगर हाइट दी है तो फिर उसको हमें इग्नोर नहीं करना, फिर हम इसको छोड़ नहीं सकते। फिर जैसे इस क्वेश्चन में उसने लड़की की हाइट दे दी 1. एक क्वेश्चन था उसमें हमारी उसमें और भी उसमें भी दे रखी थी 1.6 मीटर दे रखी थी किसी पर्सन की हाइट। तो ध्यान रखो जब दे रखी है तो फिर इग्नोर नहीं करनी, नहीं दी है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मानो। चलिए हमने यहां पे देखा 1.2 मीटर ऊंची एक लड़की है, वो अपने बैलून को देखती है। पहली बार पहला ये फर्स्ट बैलून है, फर्स्ट पोजीशन है बैलून की। फिर ये बैलून उड़ते हुए सीधा उड़ रहा है बेटा, ये बता दिया क्वेश्चन में बिल्कुल सीधा उड़ रहा है। तो ये जो है यहां पर पहुंच गया सेकंड पोजीशन। तो बैलून जब पहली पोजीशन पे था तो एंगल बन रहा था 60 डिग्री का लड़की की आंख के साथ। जब बैलून कुछ दूरी उड़ गया और बिल्कुल स्ट्रेट, तो जो एंगल है अब वो घट के कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, यहां तक पहले 60 डिग्री था, फिर वो कितना हो गया घट के 30 डिग्री। अब ये लड़की जो है ए बी है, ए बी जो है लड़की की हाइट है हमारी। अब ए से ई को जब देख रही है वो तो नीचे से ऊपर देख रही है, तो ये भी एलिवेशन। ए से एफ को दिख रही है तो भी ऊपर देख रही है, नीचे से ऊपर देख रही है तो भी एलिवेशन। अब देखो उसने क्या किया, उसने हमें ये दे दिया जमीन से बैलून की जो हाइट है वो 88.2 है। मैंने बैलून के इस पॉइंट तक हाइट दी है, ठीक है, और इसी तक लेनी है, ये नहीं यहां तक ले लो, ठीक है भाई। डायग्राम में हमारे लिए जब उसने बैलून की रेडियस नहीं बता रखी या बैलून की कितनी लंबाई है कितनी चौड़ाई है नहीं बता रखी, तो हमारे लिए बैलून जो है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। केवल ये मैंने शो इसलिए कर दिया है आपको कि आपको लगे ये बैलून, ठीक है। जब कभी भी किसी के हाइट की लेंथ ब्रेड्थ हाइट किसी की बात नहीं हुई है तो इसका मतलब हमें उस चीज को उस वस्तु को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलना है। तो इसलिए बैलून तो हमारा रियल में तो ये माना जाएगा मैथ के हिसाब से, लेकिन तो आपको दिखाने के लिए ये ऐसा बना दिया है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे ये भी कह सकते हैं सर मैं यहां तक ले लूं यही ले लूं, कोई मतलब नहीं। मैंने एक ही कंसेप्ट बता दिया, यदि उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट की बात की है किसी भी वस्तु की या किसी भी चीज की तो हमें उसको कंसीडर करना है। अगर बात नहीं की है तो हमारे लिए तो वो केवल एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, चाहे एक कार हो चाहे एक समुद्री जहाज हो, शिप हो। अभी हम डिप्रेशन वाले क्वेश्चन में करेंगे, एक शिप आ रहा है, अब तुम कहो कि भाई शिप सर 10 मीटर लंबा है, कोई कहे सर 100 मीटर लंबा है, कोई कहे 180 मीटर लंबा है, फिर ऐसे थोड़ी होगा। तो इसलिए यदि उसने उसकी हाइट की बात की, लेंथ की बात की, ब्रेड्थ की बात की या हाइट की बात की तो हमें उसे कंसीडर करना है, नहीं तो हमारे लिए तो वो क्या है, एक पॉइंट है। चलिए अब देखिए उसने ग्राउंड से इसकी लेंथ इतनी दे रखी है, क्योंकि लड़की हमारी 1.2 मीटर की है। अगर यहां से एक सीधी रेखा खींचे हम तो ये 1.2 हमारी इस हाइट में से माइनस होके हमें एफ एम की डिस्टेंस मिल जाएगी 87। भाई ये पूरा है, इतना हट जाएगा इतना, क्योंकि एंगल तो हमारा इस आंख से बनना है उसका। तो हम जो ट्रायंगल देखेंगे वो ट्रायंगल हमारा इस तरह थोड़ी बनेगा, ट्रायंगल तो ये बनेगा। तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर दो राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, ए ई डी ए एफ एम। तो सबसे पहले मैंने ट्रायंगल ले लिया ए डी ई, ए डी एडी में एंगल बनना है 60, बात परपेंडिकुलर और बेस की हो रही है तो 10 लगा दिया। ये देखो ये 87 है इधर से यहां तक, तो ये भी 87 होगा, और एडी हमारा पता नहीं है निकाल देते हैं। इधर 1060 की वैल्यू √3 हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये नीचे ए रेशनल नंबर आ गया, तो इसलिए कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके इसको रेशनलाइज किया, माइनस से माइनस कट गया, 3 से ये कैंसिल आउट होकर 29 हो गया।
तो मेरी एडी की वैल्यू आ गई। एडी नहीं पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ये वैल्यू ई से एफ तक कितनी दूरी तय कर ली इसने। तो ई से एफ तक की दूरी और डी से एम तक की दूरी दोनों सेम होंगी। अगर हम डीएम निकाल दें तो वही ई से लेके एफ तक की दूरी होगी, काम खत्म होगा। ठीक है, तो देखिए अब हमने दूसरा ट्रायंगल लिया ए एम एफ। ए एम एफ, इसमें एंगल बन रहा है 30 डिग्री, बात परपेंडिकुलर और बेस की हो रही है इसलिए 10 ले लिया। ये 87 दे रखा है हमारा और ये बन गया मेरा एडी प्लस डीएम। इसीलिए मैंने डीएम को कंसीडर किया है कि डीएम और ईएफ बराबर होगा तो काम आ जाएगा। अब यहां पर एडी की वैल्यू 29√3 हमारी ऊपर आ चुकी है, ये वैल्यू रख दी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डीएम की वैल्यू हमारी आ गई 58√3। अब देखो इसमें जब मैंने माइनस किया ना तो इन दोनों में √3 कॉमन लेके माइनस किया है मैंने बता रखी है एक वीडियो में कि बेटा कम यदि ये दोनों चीजें सेम है तो हम लाइक टर्म्स का प्लस व माइनस कर सकते हैं। चलिए अब डीएम जो है वो किसके बराबर था, मेरा ईएफ के। उसने यही पूछा था कि भाई वैल्यू जो है ई से एफ तक कितनी दूरी तय कर दी वैल्यू की, एंगल जब 60 से 30 वो निकाल देंगे। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। थैंक यू।